साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पूजा। साथियों, आपने मुझसे हमेशा पूछा है कि मैम आप कैसे पढ़ती हैं? कैसे आप चीज़ों को इतनी आसानी से याद रख लेती हैं? तो मैं अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ डिकोड करने वाली हूँ इन क्लासेस में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एमपी जीके स्पेशल की क्लासेस जो कि आ रही हैं मेहरा क्लासेस में। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पूरा एमपी ज़ीरो से हीरो तक बनने तक का सफ़र आप मेरे साथ तय करेंगे। इसमें आप देखेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज और यकीन मानिए कि यदि आप इन सबको कर लेते हैं तो आपकी एमपी में कमांड इतनी अच्छी हो जाएगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट में एमपी का वेटेज सबसे ज्यादा है और कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश का एमपी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विषय है। एमपी से 20 से 22 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि यदि 100 क्वेश्चन का पेपर है पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको 20 से 22 क्वेश्चन एमपी के देखने के लिए जरूर मिलते हैं और ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं। इनमें कोई भी नए क्वेश्चन ज्यादातर नहीं होते लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने के चक्कर में नहीं कर पाते हैं या हमसे वो स्किप हो जाते हैं। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इन क्लासेस में पूरा एमपी बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से ताकि आपको इजीली याद भी हो जाए, आप एमपी को पूरा डिकोड भी कर लें और यदि भविष्य में आप किसी ऐसे एग्जाम्स में बैठें जिसमें एमपी आने वाला है तो आपकी कमांड उसमें सबसे अच्छी हो। तो चलिए, आज हमारी पहली क्लास है। इसमें मैंने बहुत इजी क्वेश्चन एमपी के लिए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो क्योंकि ये पहली क्लास है। जैसे जैसे हमारा क्लासेस का लेवल बढ़ेगा हम बहुत अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और सबसे ज्यादा जो मैं आपको करवाऊंगी वो मैं करवाऊंगी आए हुए पीवाईक्यूज जो कि एमपी के हैं। तो आपको इससे एक एमपी के पैटर्न को समझने में आसानी होगी कि एमपी में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमपी में जो बहुत इजीली बन सकते हैं, बनने वाले क्वेश्चन है वो हमसे क्यों गलत हो जाते हैं, वो हम कहाँ पे गलत कर देते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं आज से। तो हम करते हैं श्री गणेशाय नमः अपनी आज की एमपी की क्लास का। चलिए देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। बताइए कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? है 55 जिले। एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में कितने हैं आपको पता होगा तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर 10 संभाग हैं, ठीक है। 10 संभाग में हमारे 55 जिले विभाजित हुए हैं, 55 जिले बने हुए हैं जिसमें से हमारे पास 2023 में बने हुए 3 नए जिले हैं। उन जिलों का नाम क्या है? सबसे पहले यहाँ पर अलग हुआ था कौन सा? यहाँ पर आपको याद होगा कि रीवा से अलग हुआ था यहाँ पर एक नया जिला, उसका नाम है मऊगंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सतना से अलग हुआ था एक जिला जिसका नाम है मैहर। और फिर सॉरी, यहाँ पर मैहर और यहाँ पर एक और यहाँ पर जिला बना था, उसका नाम है यहाँ पर मैहर, है ना, मैहर, उसको हम मैहर भी बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा है? मैहर। और यहाँ पर एक जिला अलग हुआ था, उसका नाम है पांडुरना, ठीक है। जहां पर आपको पता होगा कि गोटमार मेला होता है, जाम नदी के किनारे होता है, ठीक है। जाम नदी के किनारे होता है, इसमें एक फल होता है, उससे एक दूसरे को मारा जाता है। तो ये सारे आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर पता होंगे, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ अभी जिलों की बात करनी है। तो यहाँ पर 3 नए जिले हैं जो कि 2023 में बने हैं, ठीक है। ये 52, 53 नहीं, यहाँ पे 52, 53 और 54, 50 ये हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 51 नंबर का कौन सा था? आगर मालवा, ठीक है। और 52 नंबर का कौन सा था? निवाड़ी। निवाड़ी आगर मालवा कहाँ पर है? ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आगर मालवा है जो कि शाजापुर से अलग हुआ था। और निवाड़ी ये जो है ये है जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था। ये 51, 52 और ये 53, 54 और 55। तो ये टोटल 55 जिले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो सबसे उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट हैं। तो सबसे उत्तर में हमारे पास जो जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, ये कहलाता है मुरैना,
ठीक है, मुरैना। ठीक, और यहाँ पर आप दक्षिण में देखिए, सबसे जो दक्षिणतम जिला है ये बुरहानपुर है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। दक्षिण का प्रवेश द्वार ये हमारा बुरहानपुर ही कहलाता है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला जो है वो हमारा अलीराजपुर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और सबसे पूर्वी जिला जो है वो हमारा है सिंगरौली। ठीक है, तो ये, तो यदि हम यहाँ से लेकर, मतलब मुरैना से लेकर बुरहानपुर की लंबाई देखें तो ये कितनी होती है, ये होती है 605 किलोमीटर। ठीक है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर, यहाँ यदि हम अलीराजपुर से जाते हुए सिंगरौली की डिस्टेंस देखें तो ये कितनी होती है, ये होती है 870 किलोमीटर। मतलब मध्य प्रदेश में यदि हम नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की लंबाई देखेंगे तो ये कितनी है, 605 किलोमीटर हमें लंबा दिखता है। और ईस्ट से वेस्ट की हम चौड़ाई देखेंगे तो ये हमें 870 किलोमीटर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, तो ये बहुत सामान्य सी जानकारी थी। उसके बाद अभी हम आगे चलेंगे, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर आप ये चीज भी देख सकते हो कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो यहाँ पर भोपाल है, और ये मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में, हाँ, मैंने बताया था आपको कि अभी मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए लिए हैं ताकि हम एक पढ़ाई के फॉर्म में आ जाएं, पढ़ाई के मोड में आ जाएं कि हमें क्या पढ़ना है। और जैसे जैसे हम पढ़ने लगते हैं तो हमें पुराना सब कुछ याद आने लगता है, वो हमारी मेमोरी में रिकॉल होने लगता है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग, चूंकि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने बहुत ईजी क्वेश्चन लिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। लेकिन ये मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी बताइए तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जबलपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश को संस्कार धानी कहा जाता है। यदि पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी बताइए तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो एमपी का हाई कोर्ट है, हाँ, एमपी हाई कोर्ट का मुख्यालय है। ठीक है, और यहाँ पर विनोबा भावे ने इसको संस्कार धानी कहा था। ठीक है, और इंदौर के बारे में यदि हम देखें तो इंदौर को क्या बोला जाता है, ये मध्य प्रदेश की ये क्या क्या कहलाती है, ये कहलाती है आर्थिक राजधानी, या मतलब फाइनेंशियल कैपिटल इसको हम कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम खेल राजधानी भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम व्यावसायिक राजधानी या इंडस्ट्रियल हब भी कहते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखने हैं। और ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानियां हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर यदि हम यदि हम एक हल्का सा इंडिया बनाए, रफ, बुरा मत मानिएगा, अभी मैंने बहुत प्रैक्टिस की नहीं है तो बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए, तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है, हमें यहाँ पर एमपी दिखता है। देश के दिल में क्या हो जाता है, यहाँ पर एमपी बसता है। और यदि हम एमपी का भी हृदय देखें, एमपी का हृदय देखें तो वो क्या कहला जाता है, वो हमारा प्यारा कहलाता है जबलपुर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है हमारा, दूसरा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश का एमपी का विभाजन हुआ। एमपी का विभाजन हुआ तो सीजी एक नया राज्य बन गया। जब सीजी नया राज्य बना तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पहले सबसे ज्यादा था, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश जब विभाजित हो गया तो ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहलाया। अब फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। अब यहाँ पर यदि कोई पूछ ले कि एमपी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दूसरा राज्य है, तो एमपी का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है कि 30, 82, 52 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो मध्य प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, यदि पूछ ले कि मध्य प्रदेश
के अलावा सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो आपको ये याद रखना है, राजस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। राज्य की नृत्य सबसे बड़ा, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आप काट दीजिए। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य जो है राई, और ये राई कहाँ पर होता है, ये बुंदेलखंड में होता है। क्योंकि ये हमारी एक मिसलेनियस क्लास है और पहली क्लास है, तो मैंने कोशिश की है इसमें हर तरीके के क्वेश्चन डाल दूं ताकि आपको बहुत इजीली हो समझने के लिए कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, है ना। यहाँ पर ये क्या है, बुंदेलखंड है। अब यदि हम एक एमपी का छोटा सा फिर से मैप बना लें, आप एमपी जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपी के मैप को ऐसे चुटकियों में रखना कि आप बहुत अच्छे से इजीली एमपी कर लो। तो आपको पता होगा कि ये वाला जो बेल्ट है ये क्या कहलाता है, ये हमारा बुंदेलखंड कहलाता है, और ये वाला जो बेल्ट है ये हमारा बघेलखंड कहलाता है ना। तो बुंदेलखंड में बुंदेलखंड का प्रसिद्ध राजकीय नृत्य जो राई है वो हमारा एमपी का राजकीय नृत्य है। और इसके साथ यहाँ पर जो दिए गए हैं बधाई ढिमराई, ये भी बुंदेलखंडी नृत्य ही हैं, और सैरा ये बघेलखंडी नृत्य है। तो यदि पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, तो आपको याद रखना है कि राई जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, बधाई और ढिमराई भी हमारे यहाँ के राजकीय नृत्य हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो आप सभी को पता है कि 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इस समय इसके बाद जो इस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो एमपी और सीजी साथ में ही थे, लेकिन जब 2000 में पुनः जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो हम सीजी का विभाजन हो गया यहाँ पर, और सीजी एक नया राज्य बन गया। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुल संभाग और जिले कितने हैं, तो ये हमने सबसे ऊपर डिस्कस कर लिया है कि 10 संभाग और जिले हैं। तो 10 संभाग के नाम यदि आप चाहें तो एक बार ऊपर स्लाइड में जाकर हम देख सकते हैं। 10 संभाग के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहला संभाग है भोपाल संभाग, ये जो है हमारा भोपाल संभाग। दूसरा हो जाएगा उज्जैन संभाग, तीसरा हो जाएगा इंदौर संभाग, चौथा हो जाएगा हमारा जबलपुर संभाग, पांचवा हो जाएगा हमारा शहडोल संभाग, छठवा हो जाएगा हमारा सागर संभाग, सातवां हो जाएगा हमारा रीवा संभाग। ठीक है, उसके बाद ग्वालियर संभाग आठवां, उसके बाद हमारा संभाग जो है वो कहला जाएगा यहाँ पर संभाग, हाँ यहाँ पर मुरैना। ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, विदिशा, भोपाल तो हो गया है, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, हाँ एक हो जाएगा हमारा होशंगाबाद, या इसको नर्मदापुरम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, संभाग हो गए। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारे संभाग हो गए। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक, अब ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में राजकीय पशु, तो देखो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, इसका नाम है बारहसिंगा। इसको भूर सिंह द बारहसिंगा, आपको याद है, जो कि रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था, जिसको मस्कैट या शुभंकर कहते हैं। ये वही बारहसिंगा ये वही बारहसिंगा है। ठीक है, रोहन चक्रवर्ती ने इसका एक लोगो डिजाइन किया था, जो कि कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है ये बारहसिंगा। और आप ये याद रखो कि इसको 1981 में हमने क्या किया था, एडॉप्ट किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने। और फिर यदि हम राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज, या इसी को हम कहेंगे कि पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, फ्लाई कैचर या शाह ए बुलबुल जो है, शाहे बुलबुल। ठीक है, शाहे बुलबुल जो है वो हमें इसका राजकीय पक्षी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और उसके बाद राजकीय वृक्ष जो है वो बैनियन ट्री या फिर बरगद है। तो ये तीनों ही आप कैसे याद रखेंगे कि ये यहाँ पर इसको भी 1981 में स्वीकारा गया है। तो कैसे याद रखेंगे, एक ऐसे एज्यूम करिए कि ये एक पेड़ है, एक ही पेड़ है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक पेड़ है, तो ये
ये कब बना था, ये पेड़ कब लगाया था हमने 1981 में। तो ये पेड़ हमने लगाया, फिर यहाँ पर आके एक चिड़िया बैठ गई ऐसे, ये चिड़िया बैठ गई और यहाँ पर आके बारहसिंघा खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चिड़िया हो गई, ये बारहसिंघा हो गया, ये पेड़, ये तीनों जो हमने प्रतीक चिन्ह है 1981 में लिए हुए हैं, अपनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी आप सभी को पता है कि अभी 25 जनवरी के दिन क्या था, हमारे यहाँ पर नर्मदा जयंती थी। 25 जनवरी को नर्मदा जयंती थी, आप सभी को पता है। हाँ, तो मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है वो नर्मदा है। क्योंकि यदि हम देखें कि ये नर्मदा, ये हमारा प्यारा, अरे मध्य प्रदेश, एक सेकेंड, थोड़ा अभी क्या है कि मैंने बहुत समय से पढ़ाया नहीं है, तो ये इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो ये देखिए, यदि हम ये एमपी बनाना देखें, एमपी एक रफ आइडिया का एमपी बनाए, तो यहाँ पर अनूपपुर के अमरकंटक से मध्य प्रदेश की नदी निकलती है और यहाँ पर जाकर यहाँ पर अरब सागर, खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी में यहाँ पर मिल जाती है, ठीक, यहाँ पर मिल जाती है। तो ये पूरा कितना सफर तय करती है, ये इसकी कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है और एमपी में टोटल लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर यहाँ पर एमपी में लंबाई है। अब ये जो नर्मदा है, ये इसके दोनों, नर्मदा के दोनों छोर पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी 41 सहायक नदियां हैं, ठीक, कितनी 41 सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक। इसके साथ ही यदि हम देखें कि अन्य नदियां कौन सी हैं, तो नर्मदा के बाद आ जाती है चंबल और उसके बाद आ जाती है सोन और फिर आ जाती है ताप्ती। तो आप कैसे याद रखेंगे, नर्मदा तो आपको पता ही रहती है कि सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। फिर आपको याद रखना है CST, आपको पता है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वैसे ही आपको यहाँ पर चंबल, सोन और ताप्ती का ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, तो आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है, नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है। उसके बाद ये यहाँ पर ये अमरकंटक से होता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद अमरकंटक से बहती हुई आगे बढ़ती है नर्मदा और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अमरकंटक में आप देखो कपिल धारा, ठीक है, दुग्ध धारा, ये हमको बनाती, ये हमारे जलप्रपात बनते हैं। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पर ये क्या है, मैकल की रेंज है, ठीक है। यहाँ पर ये मैकल पहाड़ हो गया हमारा, ठीक है, मैकल का पहाड़ हो गया। मैकल के पहाड़ में इधर से तो निकल रही है नर्मदा, ठीक, ये आप नर्मदा मान लो, इस तरफ से निकल जाती है महानदी, ठीक है, इधर से निकल जाती है ऊपर साइड सोन। तो मतलब एक ही पहाड़ है मैकल, इससे 3 डायरेक्शन में नदियां निकलती हैं।
मतलब ये जो हमारा मैकल का पहाड़ है, ये क्या है, ये एक तरीके का वाटर शेड का काम करता है। यदि कभी पूछा जाए कि इनमें से किस पहाड़ या पर्वत श्रृंखला किस पहाड़ या पर्वत श्रृंखला द्वारा वाटर शेड का कार्य किया जाता है, तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये नर्मदा आगे बढ़ी, और नर्मदा बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचती है, आप ये देखो, डिंडौरी मंडला होते हुए जबलपुर पहुंचती है, और जबलपुर में एक मुख्य हमें सबको पता है भेड़ा घाट बनाती है। ठीक है, नर्मदा की कुछ दूसरी बातें देख लेते हैं कि जो नर्मदा है वो क्या है। आप ऐसे याद रखो कि नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी पर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। भ्रंश घाटी क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, ये एक पर्वत है। ठीक, अब यहाँ से यदि प्रेशर लगेगा, यहाँ से यदि अर्थक्वेक आएगा या कोई भी प्रेशर लगेगा, तो ये और ये तो स्टेबल रहेंगे, लेकिन ये बीच का भाग जो है वो नीचे धंस जाएगा। ठीक, तो संरचना कैसे बनती है, ऐसी बनती है। ठीक, तो आप ये समझो कि यहाँ पर क्या है, विंध्यन है, और यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा है। बीच से कौन सी नदी बह रही है, बीच से बहती है हमारी नर्मदा। इसीलिए नर्मदा को भ्रंश घाटी पर बहने वाली नदी कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़। कैसे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पचमढ़ी। ठीक, पचमढ़ी का सबसे ऊपर शिखर कौन सा है, यहाँ पर धूपगढ़। धूपगढ़ के अलावा यहाँ पर कौन कौन से शिखर हैं, चौरागढ़ भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन सबसे ऊंचा जो है वो धूपगढ़ ही है। अभी यहाँ पर एक डिस्प्यूट नाम है अरावली का। आपको पता होगा कि अरावली कुछ दिनों पहले तक बहुत चर्चा में था। क्यों, क्योंकि ऐसा हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया था कि जो 99 मीटर की जो पहाड़ियां हैं उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा, और उसको खत्म किया जा सकता है, मतलब उसको कमर्शियल यूज के लिए लिया जा सकता है। इसलिए बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, और बाद में फिर ये डिसीजन जो है वो चेंज भी हो गया। तो आप ये देखो कि ये जो हमारा एमपी है ना, एक सेकेंड तो क्लियर कर लेते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। ये हम यहाँ पर एक एमपी बनाते हैं यदि, तो मेरा एमपी बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग कोशिश करते रहें कि आपको अच्छे से ही एमपी बनाना सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एमपी लें तो यहाँ पर हमारा जो रीजन है, ये रीजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है मालवा। और यहाँ पर जो हमारा रीजन है ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है बुंदेलखंड। ये हमारी जो चट्टानें हैं वो क्या कहलाती हैं, विंध्यन की चट्टानें कहलाती हैं। ये हमारा जो नीचे का पूरा बेल्ट है, दक्षिण वाला बेल्ट है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सतपुड़ा। इसके ऊपर जो ये नदी बहती है ये है नर्मदा। अब ये तो हो गई भौगोलिक स्थिति। ठीक, यहाँ से ऐसे रेंज फैलती है और जाती है कहाँ, गिर गुजरात। आपको पता है गिर गुजरात से होते हुए कहाँ जाती है, दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। ठीक है, रायसीना हिल्स तक जो जाती है वो कहलाती है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस अरावली पर्वत ये जो है ये एक ये सबसे पुरानी, ठीक है, भारत की, मतलब ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली। ये भी आपको याद रखना है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है अरावली की, वो क्या कहलाती है, गुरु शिखर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी वही क्वेश्चन आ गया कि पचमढ़ी किस जिले में है, तो पचमढ़ी जो है वो नर्मदापुरम जिले में है, ये आपको याद रखना है। बैतूल के बारे में एक फैक्ट याद आप रख सकते हैं कि यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। छिंदवाड़ा से आपको याद है कि अभी पांडुर्ना एक नया राज्य बना है। साथ में यहाँ पर गोटमार मेला होता है जो कि जाम नदी के किनारे होता है। सागर में हमारे भारत का सबसे पुराना, मतलब सॉरी, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है, जो 1946 में बना था, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय
ये भी यहाँ पर है। और मध्य प्रदेश का जो स्विट्जरलैंड है वो सागर को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 5। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि हम यहाँ पर एक रफली मध्य प्रदेश हम ये ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मुरैना पड़ रहा था। मुरैना से यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात पड़ जाएगा, और यहाँ पर हमारा पड़ जाएगा महाराष्ट्र, और यहाँ पर हमारा पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, यहाँ पर हमारा सीजी पड़ जाएगा। इसके आसपास, इस यहाँ से आसपास आपका यहाँ पर सीजी पड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, आपको ये याद रखना है कि 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। सिंहस्थ कुंभ कहाँ लगता है, वो किस नदी पर लगता है। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 2028 में सिंहस्थ कुंभ आने वाला है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। कहाँ लगता है, तो उज्जैन में लगता है। उज्जैन में क्या है, उज्जैन में महाकाल मंदिर है। और एमपी में दो ही ज्योतिर्लिंग है, पहला उज्जैन में है और दूसरा ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है, और ओमकारेश्वर खरगोन में आता है, ओमकारेश्वर सॉरी खंडवा में आता है, ठीक है, ओमकारेश्वर खंडवा में आता है। और यहाँ पर आप देखो कि ये जो महेश्वर घाट है ये नरसिंहपुर में है, ठीक है। ये वाला फैक्ट शायद थोड़ा गलत हो गया, महेश्वर घाट, आई एम सॉरी, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखो उज्जैन में, हाँ ठीक है, तो इतना आपको करना है। और यहाँ किस नदी पर लगता है, तो शिप्रा नदी पर लगता है, शिप्रा नदी पर लगता है। शिप्रा नदी के साथ ही हमको कौन सा याद रखना है कि जो जबलपुर है वो किस नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद यदि एक हम फैक्ट देखें कि मंदसौर किस नदी के किनारे है, तो ये शिवना नदी के किनारे है। बैतूल हमने देख लिया कि ये ताप्ती नदी के किनारे है। तो ऐसे कुछ कुछ शहरों के नाम जो कि कहीं कहीं हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया है, तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया है, ठीक है। 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें से मध्य प्रदेश में एक बड़ा स्तूप है। और यहाँ पर महामोद गलायन और सारीपुत्र, ठीक है, सॉरी, सारीपुत्र, इनकी क्या है, अस्थियां रखी हैं। और बुद्ध से रिलेटेड ये स्थान नहीं, मतलब बुद्ध के जीवन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ नहीं है, जीवन से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन ये अशोक ने बनवाया। अशोक से ही आपको एक और फैक्ट कौन सा याद रखना है, अशोक का रूपनाथ का अभिलेख, रूपनाथ का अभिलेख कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बोहरी बंद, जो पहले आता था जबलपुर में, लेकिन जबलपुर से कटनी के अलग होने के बाद ये आने लगा है कटनी में। यहाँ पर आपको रूपनाथ का अभिलेख मिलेगा, यहाँ पर आपको तिगवा भी मिलेगा, ठीक है, जबलपुर में ही। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर आपको एक धाम मिलेगा जिसका नाम है कटाव धाम, ठीक है, ये शिव जी का धाम है, ये सब आपको याद रखना है। तो ये आप कुछ कुछ चीजें याद रखिए, ठीक है। भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, आपको पता है कि भीमबेटका में शैल चित्र मिले हैं, प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफाएं हैं यहाँ पर मिली हैं। और इधर इसमें चित्र बने हैं, ऐसे हिरण के हो गए या चित्र हो गए, तो इसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, भीमबेटका से। और 2-3 फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। इसके पहले 1986 में खजुराहो और 1989 में यहाँ पर हमें सांची का स्तूप देखने के लिए मिलता है, जो कि पहले से लिस्टेड है, ठीक। इसके अलावा यदि हम देखें तो भीमबेटका है कहाँ पर, तो ये ओबेदुल्लागंज रायसेन में ये भीमबेटका स्थित है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो भीमबेटका क्या है, तो ये भीमबेटका एक जगह है जो कि ओबेदुल्लागंज रायसेन में है, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर
की शैली क्या है, ये क्वेश्चन हम स्किप करते हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश की 3 विशिष्ट जनजातियों में शामिल नहीं है, तो कौन-सा नहीं है? ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आता है और हम सोच लेते हैं कि हम सीधे आंसर देख लेते हैं और टिक कर देते हैं और फिर हमने फिल अप कर दिया और फिर हमको लगता है कि ये नहीं पूछा, तो हमें सबसे पहले नहीं देखना पड़ता है। तो बैगा, भारिया, सहारिया है, मुंडा नहीं है। मुंडा जो है ये झारखंड की एक ट्राइब का नाम है, आपको पता होगा। मुंडा है, उराव है, हो है, ये सब झारखंड के हैं। और आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। हाँ ठीक है, बिरसा मुंडा को उल गुलान भी कहते थे। उल गुलान मतलब महाविद्रोही। महाविद्रोही ये उसका मतलब होता है। और ये इन्होंने 1899 में मुंडा विद्रोह चलाया था। ठीक है, मुंडा विद्रोह ये क्या था, ये एक जनजातीय आंदोलन था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। जनजातीय आंदोलन, इसका मेन कारण क्या था कि जनजातीय लोग जो थे वो अपने हक की मांग कर रहे थे। ठीक है, हक की मांग कर रहे थे, इसके लिए हुआ था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। 1999 से आपको ये कहीं कहीं 1900 भी मिल जाएगा। 1999 से लेके 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान है। सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल होती है। और जो सोयाबीन है वो एक तिलहनी फसल है। ठीक है, तिलहनी फसल है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि सोयाबीन का संयंत्र कहाँ पर है, तो इंदौर पर। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको मिलेगा उज्जैन में। ठीक है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये आपको उज्जैन में मिलेगा। उसके साथ ही एक सेकेंड, तो ये 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। क्लास बहुत लंबी तो नहीं हुई है, आधे घंटे से भी कम की क्लास हुई है। तो मैं और कुछ देखती हूँ, यदि आपको लगता है तो मैं इसमें और कुछ ऐड करती हूँ। एक सेकेंड।